नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और जो हम सेशन चला रहे हैं इस समय करंट अफेयर का, तो आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेके। आज हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी उसको देखेंगे। इसमें हम देखेंगे सूचकांक जो होंगे, सूचकांक जो भारत की रैंकिंग क्या है, और इसमें जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो देखेंगे। और ऐसे ही हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कुछ प्रकरण देखेंगे जो आने वाले एग्जाम आर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया इस सेशन को आप देखना बिल्कुल न भूलें, और हाँ, इसमें अंत तक बने रहे। हम जो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण देख रहे हैं इसमें से हम सभी को हाईलाइट किए हैं, बस वही वही हम बताते हुए लगभग 40 से 50 मिनट में पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण हम आपको कवर करवाएंगे, जिसमें सभी सूचकांक शामिल होंगे। तो कृपया इसको करने से पहले ही हम आपसे फिर से एक बार अपील करते हैं कि स्टडी विद सिलेक्टर्स को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और डेली हम करंट अफेयर का एक सेशन चलाते हैं जो 20 से 25 मिनट का होता है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन आपको लिखित देते हैं और उसका PDF बिल्कुल फ्री आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से संबंधित पहला जो मुद्दा है उसमें देखते हैं गरबा को मानव की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर दिया गया है। किसको? गरबा को। तो गरबा के बारे में देखते हैं। ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण है तो यूनेस्को की एक सरकारी समिति है जिसको UNESCO कहते हैं। नाम है इसका इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसकी 18वीं जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? ये हुई है कसाने, जो बोत्सवाना में स्थित है, वहाँ पर इसकी बैठक हुई है। वहीं पर यह निर्णय लिया गया है कि गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जाएगा। अभी तक मतलब कुल 51 जो है वो शामिल किया गया है। जो सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें 51 स्थलों को शामिल कर दिया गया, 51 चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। इसमें भारत के गरबा, जो गुजरात का जो गरबा है, ये नृत्य कहाँ का है? ये गुजरात का है। इसको शामिल किया गया है। ये कब का कहाँ गाया जाता है? तो ये होता है नृत्य जो ये गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है। ये हिंदू त्योहारों के कब? नवरात्र के अवसर पर जो है वो किया जाता है। और अभी तक जो है भारत की कितनी है? 15 ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जो यूनेस्को ने शामिल किया है भारत की। तो टोटल 15 है। और अभी हाल ही में गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको शामिल किया गया है। गरबा जो है गुजरात का है। और ये कब किया जाता है? ये एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है, नवरात्र में ये किया जाता है। तो ये इससे संबंधित कुछ जानकारी थी। इसमें पूरा आपको नहीं पढ़ना है, हमने जो भी हाईलाइट किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है बन सकते हैं वो हमने आपको सबको कवर करवा दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति को प्रदर्शन बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र साधन है। और यह 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण को दिखाया गया है इसमें। तो इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि जो डेनमार्क जो है वो CCPI 2024 में जो है पहला स्थान दिया गया है। ये किसको? डेनमार्क को। और सऊदी अरब को इसमें सबसे लास्ट स्थान दिया गया है। और यदि विश्व का सबसे बड़ा जो CO2 उत्सर्जक देश है उसकी बात करते हैं तो चीन है। और विश्व का दूसरा जो सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश है वो क्या है? वो है चाइना। और इसमें जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत को जो है वो 7वीं रैंक प्रदान किया गया है। पहले के ना डेनमार्क को, अंतिम है सऊदी अरब को, और भारत का जो है वो 7वां जो है पोजीशन है। तो ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो आपके काम की नहीं है। तो कृपया हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए इसीलिए कर रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म में आपको हर चीज़ उपलब्ध करवा दे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या देखना है हमको? उसमें देखना है कि इसमें जो अमेरिकी गायिका या गीतकार जो है टेलर स्विफ्ट, उनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसमें? जो टाइम पर्सन की मैगजीन जो आती है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो दी जाती है टाइम पत्रिका द्वारा, ये 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर दिया जा रहा है। तो उसमें भारत के महात्मा गांधी जो हैं वो पहले ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिनको 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। और इस बार 2023 में किसको? टेलर स्विफ्ट को
ये प्रदान किया गया है। इस प्रकार टेलर स्विफ्ट जो है वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज में 2 बार स्थान पाने वाली जो पहली महिला है। टेलर स्विफ्ट के अलावा ऐसी कोई महिला नहीं जो 2 बार स्थान प्राप्त कर चुकी है। और इसी में देखते हैं एक आया है CEO ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो ओपन AI के जो CEO जिनका नाम है सैम ऑल्टमैन, इनको CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो लियोन मेसी को प्रदान किया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है एलेक्स निवेल जो हैं उनको ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 रिपोर्ट से। आगे देखते हैं गंगा डॉल्फिन को संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। तो इसमें कहा गया है कि जो विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन प्रजाति है जिसे बैजी कहा गया है, ये चीन नदी में पाई जाती है डॉल्फिन, इसको 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। तो आगे इससे संबंधित कुछ है, तो कोलंबिया के जो राजधानी बगोटा है इसमें एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि एशिया और दक्षिण अफ्रीका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन के 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक कोलंबिया की राजधानी बगोटा में एक जो है हस्ताक्षर किया हुआ है। आगे देखते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो जारी की गई है, ये किसके द्वारा, क्यूएस का फुल फॉर्म क्या है, क्वैक करैली सिंड्रोम्स साइमंड्स। इसमें 11 संकेतों को आधार लिया गया है और इससे संबंधित कुछ जो जानकारियां हैं वो है इस रैंकिंग में सर्वाधिक जो विश्वविद्यालय हैं वो भारत के हैं, कितने 148 विश्वविद्यालय है। जो टॉप पर रहा है वो चीन का पेकिंग विद्यालय जो है एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। कौन सा, चीन का पेकिंग विद्यालय। और इसमें यदि भारत की बात करते हैं तो 40वें नंबर पर कौन है, IIT बॉम्बे जो है, जो महाराष्ट्र में है, IIT बॉम्बे को 40वां स्थान प्रदान किया गया है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। आगे देखते हैं रूस CFE संधि से बाहर हो गया है। CFE का जो पूर्ण फॉर्म है क्या है, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप। ये है यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि एक थी जिसमें यूरोप शामिल था। तो CFE संधि पे कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसमें उन राष्ट्रों द्वारा संपन्न किया जाता जो उस समय नाटो या वार्सा संधि के सदस्य थे। तो इसमें से जो रूस था वो एक सदस्य था जिससे वो अपने आप को बाहर कर लिया है। अब आगे देखते हैं ग्वालियर एवं कोझिकोड UCCN में शामिल हो गए हैं। UCCN क्या है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ये इसका UCCN का फुल फॉर्म है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के बारे में ये बताता है। तो इसमें ग्वालियर एवं कोझिकोड जो है वो UCCN में शामिल किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ये 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में इस बार शामिल किया गया है 2023 में। और यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है आंद्रे अजोले जो हैं वो क्या है, महानिदेशक हैं यूनेस्को के। और इसमें जो भारतीय शहर है उनका नाम है कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कोझिकोड ग्वालियर जो है वो है शहर यूनेस्को का जो संगीत का शहर कहा जाता है। ये संगीत का शहर है ग्वालियर और यूनेस्को ने इसे संगीत के शहर के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। और यदि कोझिकोड की बात करते हैं तो कोझिकोड जो है वो साहित्य का शहर है, साहित्य के शहर के रूप में इसको यूनेस्को ने मान्यता दी है। यदि ग्वालियर की बात करते हैं तो तानसेन और बैजू बावरा के कारण ये संभव हो पाया है, संगीत का शहर शामिल किया गया है। आगे देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों में एक ही मात्र जो है वो प्रथम भारतीय है, कौन, कोझिकोड। तो ये कुछ जानकारी थी UCCN में जो कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं इसराइल और फिलिस्तीन जो विवाद हुआ था उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। उसमें संबंधित एक दो जानकारियां हैं। हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। हमास ने जो इसराइल पर हमला किया था उसको नाम है ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। आगे देखते हैं इसमें प्रत्युत्तर में इसराइल ने जो किया है वो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नाम से एक अभियान चलाया है। तो ये कुछ जानकारियाँ जो इसराइल और उससे फिलिस्तीन से संबंधित जो विवाद है उससे संबंधित था। तो आगे देखते हैं
धोरडो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, धोरडो जो है वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है UNWTO, उसने एक पहल चलाई है जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, और उसी के तहत जो विश्व के सबसे जो पर्यटन वाले गांव हैं उनको शामिल किया जाता है। तो UNWTO की महासभा का जो 25वां सत्र है वो समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी में आयोजित किया गया है इस बार, और इसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जारी की गई है। UNWTO द्वारा जो 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों को भारत का जो धोरडो जो है वो शामिल किया गया है। टोटल 54 घोषित किए गए जिसमें भारत का धोरडो शामिल है। धोरडो जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक गांव है। कच्छ के महान रण में स्थित धोरडो वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रण उत्सव के लिए ये बेहद ही फेमस है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी हमारा किससे संबंधित, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से संबंधित। आगे देखते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। वैश्विक पेंशन सूचकांक जो 2023 है उसके बारे में, यह 15वां वार्षिक संस्करण इस बार जो है वो किया गया है, और ये मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़ और मर्सर के सहयोग से जारी किया जाता है। कौन सा? वैश्विक पेंशन सूचकांक। ये थोड़ा हमको याद रखना है। और वैश्विक पेंशन सूचकांक में जो पहला शीर्ष देश है वो है नीदरलैंड, और जो भारत के स्थान है वो 45वां है, 45। तो ये वैश्विक पेंशन सूचकांक से संबंधित जानकारी। यदि वैश्विक भोग सूचकांक की बात करते हैं तो वैश्विक भोग सूचकांक में 4 संकेतकों को शामिल किया जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से संकेत हैं? अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर। ये 4 जो हैं जो बेस लिए जाते हैं ये यही होते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जो बनाई जाती है तो उसमें 4 जो प्रमुख संकेत हैं वो है अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर। इसके आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है। तो इसमें जो भारत की ये कौन सा संस्करण था? ये 18वां संस्करण था। इस बार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट आई है इसमें यदि हम बात करते हैं तो 9 देश जो हैं भूखमरी की भयावह श्रेणी में शामिल किए गए हैं। और आगे देखते हैं, कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी इसमें नहीं है, बस अपने भारत की रैंक और जो सर्वश्रेष्ठ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वैश्विक भूख सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है वो कौन सी है? 111वीं रैंकिंग जो है वो है भारत की, और भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। जो भारत की भूखमरी है वो गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये GHI जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो अंतिम जो देश हैं वो कौन है? यमन जो है वो सबसे अंतिम देश है। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 जो प्रदान किया गया है इसको आप जरूर याद रखेंगे। एक क्वेश्चन इससे आना तो बिल्कुल तय है। तो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में एक जन्मे थे जिनका नाम स्वीडिश आविष्कारक जो है, और ये एक उद्यमी थे जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबल। तो इन्हीं ये नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं, और अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो 1968 में प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 69 में प्रदान किया गया, और स्वीडिश बैंक ने 68 में इसकी स्थापना की और 69 में ये दिया गया है। तो टोटल कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसमें? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ये 6 जो क्षेत्र हैं उसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो पहले ही देखते हैं जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो 2023 जो है वो किसको प्रदान किया गया है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो क्लॉडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है। नाम क्या है? क्लॉडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है। कौन सा? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस लिए दिया गया इनको? उन्हें महिलाओं के संदर्भ में श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। तो ये जानकारी थी। क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, और ये श्रम बाजार
के परिणामों के बारे में जो समझ है उसके लिए इनको प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट जो है वो नोबेल का शांति पुरस्कार है। नोबेल का शांति पुरस्कार है वो ईरान की नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। और ये उनको किस लिए प्रदान किया गया है, तो उन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए ये प्रदान किया गया है। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल का शांति पुरस्कार 2023। तो ये अर्थशास्त्र और नोबेल जो है वो अर्थशास्त्र का और शांति का हमने आपको बताया। आगे देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2023 है वो नॉर्वे के जो लेखक हैं जिनका नाम है जान ओलाव फासे जो है उनको प्रदान किया गया है। यह जो पुरस्कार है उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया गया है। जो उनके नाटक है और जो उनको पद्य संहिता है उसके लिए ये प्रदान किया गया है जान ओलाव फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो हमने अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य का नोबेल देख लिया। आगे देखते हैं हम नोबेल जो है वो कौन सा है। रसायन के क्षेत्र में जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, जिनमें नाम है उनका मौगी जी बावेंडी। पहला है मौगी जी बावेंडी, ये हैं अमेरिका के। दूसरा है लुइस ई ब्रूस, ये भी हैं अमेरिका के। और तीसरा है अलेक्सी आई एकिमो, ये भी कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं। तो इनको संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का जो है वो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह जो पुरस्कार है इन तीनों पुरस्कारों वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट की खोज एवं संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। किसको? मौगजी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और अलेक्सी आई एकिमो को जो क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं भौतिकी विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है। तो ये भी 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पियरी एगोस्टिनी अमेरिका के हैं, दूसरा है फेरेक क्राउज जो जर्मनी के हैं, और तीसरा जो है एलेक्स एल हाइलिवर ये स्वीडन के हैं। तो इन तीनों लोगों को जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनको किस लिए दिया गया है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटी सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों की खोज के लिए इनको ये भौतिक का नोबेल प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं जो लास्ट हमारा है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो किसको दिया गया है। तो ये दिया है कैटालिकन कारिको जो अमेरिका के हैं उनको दिया गया है। हंगरी अमेरिका के हैं जो कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन जो दूसरे हैं, इनको दोनों लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। इनको किस लिए दिया गया है? इन दोनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार जो है न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा। और ये जिसने कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों के विकास का जो सक्षम बनाया है उसके लिए कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये जो पुरस्कार हैं इनको आपको ज़रूर याद रखना है। ये यदि आप जाते हैं एग्ज़ाम में तो ज़रूर आपको ये देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कृपया इसको आप एक बार फिर से देखें, ये जो वीडियो है इसको 2 बार देख के जाएं और हर एक क्वेश्चन याद करके जाएं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है, आपको देखना पूरा बिल्कुल इसको आपको जिम्मेदारी बनती है। और इसके बाद आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को अभी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जो है रिपोर्ट, उसके बारे में कुछ जानकारियां देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में कह रहा है कि यह 2007 से जो है वो जारी की जा रही है। ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी की जा रही है और इसका जो ये है ये 16वां संस्करण है। और इसमें जो है वो स्विट्ज़रलैंड को लगातार 13वें वर्ष जो है प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था जो है वो कहाँ की है? वो स्विट्ज़रलैंड देश की है। स्विट्ज़रलैंड को पहला स्थान प्राप्त किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट में। और यदि स्विट्ज़रलैंड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो भारत को है वो 40वीं रैंक जो है वो प्रदान की गई है। और इसमें लास्ट जो है वो है गिनी जो देश है वो लास्ट है
पहला नंबर पर स्विट्जरलैंड है। और यदि भारत की बात करते हैं तो 40वीं रैंक जो है वो प्रदान की गई है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को। तो ये जो 2022 में जो भारत की रैंक थी वो भी क्या थी, 40वीं ही थी, और इस बार भी क्या है, 40वीं है। तो ये कुछ जानकारियां जो हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक से संबंधित थी। आगे देखते हैं, एक पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स की रिपोर्ट आई है। उसमें जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के तहत वर्ष 2023 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा की गई है। इसमें टोक्यो योकोहामा जो जापान का विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब है। कौन सा? टोक्यो योकोहामा, ये जापान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब है इसको चुना गया है। और विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर जो हैं बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल किए गए हैं। तो ये विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक से बारे में कुछ जानकारियां हमने देखे। आगे देखें, टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024, ये जो है टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ब्रिटिश टाइम पत्रिका जो है उसके टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा ये टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जो है वो जारी की जाती है। इसमें जो है टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो यूके का है उसको प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। और यदि भारत की बात करते हैं तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है उसको भारत का शीर्ष संस्थान शामिल किया गया है। इसमें किसमें? टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग रिपोर्ट में। और ये जो है वो 201 से 250 का जो रैंक समूह है उसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में जो स्थित है उसको शामिल किया गया है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी हमारे जो रिपोर्ट है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। आगे देखते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल, इससे संबंधित कुछ जानकारियां विशेष नहीं हैं तो इसको छोड़ते हैं। आगे देखते हैं, दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां जो सत्र है उसके बारे में कुछ जानकारियां देख लेते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र का 6 प्रमुख अंगों में महासभा एक प्रमुख जो है विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा है, महासभा जो जिसको कहा जाता है वो एक प्रमुख जो है विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। तो आगे इसके बारे में कुछ जानकारियां जो हैं पॉइंट के रूप में ये देखते हैं। SDG शिखर सम्मेलन का जो ये आयोजन है ये किया गया है और इसमें 1 जून 2023 को डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेनिस फ्रांसिस उनका नाम है और इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है 78वां सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो यही कुछ जानकारियां थी। और भारतीय विदेश मंत्री जो हैं S जयशंकर उन्होंने मध्य अमेरिका में इसकी यात्रा पर रहे जब ये कार्यक्रम हुआ है। तो आगे देखते हैं, भारत 2 नए विश्व धरोहर स्थल, भारत के जो 2 नए विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं तो उसके बारे में जानकारी। तो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं ये दोनों स्थल। कौन सा है? पृथ्वी पर ऐसे स्थल जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं विश्व धरोहर की संज्ञा में विभूषित किए जाते हैं। इसमें कौन से हैं? भारत के 2 हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है ऐसे चीज़ों को। तो भारत के 2 हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से हैं भारत के 2। तो इसमें 45वीं वार्षिक आम जो बैठक हुई वो कहाँ हुई? रियाद, सऊदी अरब में। रियाद जो सऊदी अरब की राजधानी है, यहाँ पर रियाल मुद्रा चलती है, वहाँ पर 45वीं बैठक आयोजित किया गया। और इस समिति का द्वारा विश्व भर में कुल 42 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कुल जितने हैं 42 इस बार शामिल किए गए हैं। तो इस जो 42 शामिल किए हैं इसमें 33 जो हैं सांस्कृतिक हैं स्थल हैं, 9 जो हैं प्राकृतिक स्थल शामिल किए गए हैं। और यदि भारत की बात करते हैं तो विश्व धरोहर समिति द्वारा 45वीं बैठक में जो है भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया है। पहला क्या है? शांति निकेतन, और दूसरा क्या है? होयसल के पवित्र मंदिर जो कर्नाटक में है। शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। होयसल का पवित्र मंदिर जो है वो कहाँ है? वो कर्नाटक में स्थित है। तो इनको विश्व धरोहर समिति में शामिल कर लिया गया है। शांति निकेतन को भारत का 41वां तथा होयसल के पवित्र मंदिर को 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित
किया गया है, ये आपको जरूर याद रखना है। और 42 जो टोटल भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, टोटल 42 है, जिसमें 34 स्थल जो है सांस्कृतिक है, 7 स्थल जो है प्राकृतिक है और 1 स्थल जो है वो मिश्रित श्रेणी में रखा गया है। तो विश्व में कौन सा है, भारत का जो विश्व में है वो छठा स्थान है। विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के अनुसार यदि देखा जाए तो भारत विश्व में छठा स्थान अपना रखता है। यदि थोड़ा शांति निकेतन की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल के वीरभूम जो जिला है वहाँ पर स्थित है और इसका जो संबंध है वो पश्चिम बंगाल के एक अग्रणी स्थान पर स्थित है। कौन सा, शांति निकेतन। यह विश्व प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक एवं साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो उनके कार्यों एवं दर्शन से जुड़ा हुआ स्थल है शांति निकेतन। और आगे देखते हैं होयसल के बारे में। तो होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो है एक क्रमिक संपत्ति है। कौन सा है, सीरियल प्रॉपर्टी है, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के 3 मंदिर शामिल हैं। कौन कौन से मंदिर हैं तीनों, एक है चिन्नाकेशव मंदिर बेलूर में, दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर होलेबिंदु में और ऑप्शन पॉइंट 3 जो है केशव मंदिर है सोमनाथपुर में। तो ये तीनों को एक साथ जब जोड़ लिया जाता है तो ये होयसल का मंदिर की श्रृंखला बन जाती है। चिन्नाकेशव जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सा, चिन्नाकेशव जो बेलूर में है भगवान विष्णु को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। और केशव मंदिर जो है एक वैष्णव हिंदू मंदिर है जो कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी हमारा जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 42 भारतीय जो स्थल हैं उनको उसमें 2 जोड़े गए हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं इसमें, अब टोटल जो है वो भारत के पास कितने हो गए हैं, 45 कितने हो गए हम, 42 विश्व धरोहर हो गए। पहले 40 थे, अब 2 जुड़ गए हैं। कौन सा, शांति निकेतन और होयसल का पवित्र मंदिर, तो 42 हो गए हैं। तो इसमें विश्व धरोहर स्थल जो हम टोटल 42 जो हैं उनके बारे में कुछ डिटेल दिया है। तो उनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो अभी लास्ट में जुड़े हैं कौन सा 42 नंबर और 41 और 42 नंबर उनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। I2U अगला पॉइंट, I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया है। I2U2 समूह जो है वो क्या है, एक आई जो है I2 में एक आई जो है वो है इंडिया और दूसरा है इज़राइल। और U2 की यदि बात करते हैं तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका USA है और दूसरा क्या है UAE है। तो ये है I2 और U2 और इन्होंने एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम जो है उसका अनावरण हाल ही में किया हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत कनाडा का जो हाल ही में विवाद हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ यदि हैं तो देख लेते हैं। इसमें कुछ विशेष जानकारियाँ न होने के कारण इसको छोड़ते हैं। और ऑपरेशन ब्लू स्टार ने अपना विरोध प्रदर्शन करता है जिसके माध्यम से 84 में देख लेते हैं कुछ जानकारियाँ जो हैं। ओंटेरियो में प्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा एक रैली निकाली गई 8 जून 2023 को, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा नरसंहार हत्या की झांकी पर आधारित थी। यह झांकी कनाडा के सिख अलगाववादी समूहों द्वारा अपनी वार्षिक परेड के तहत शामिल की गई, जिसके माध्यम से वे 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, इंदिरा गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थी उनके जो मर्डर हुआ था उनके विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने जाहिर किया, जिसके संबंध में हरदीप सिंह निज्जर जो हैं वो इनका हाल ही में हरदीप सिंह निज्जर की एक गुरुद्वारे में कनाडा में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये संबंधित कुछ कनाडा भारत का विवाद था। इसमें कुछ विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं। 5 आइज इंटेलिजेंस एक जो रिपोर्ट है उसको देख लेते हैं। ये क्या है, 5 आइज इंटेलिजेंस जो है एक समूह है जिसका नाम है 5 आइज, एक बहुपक्षीय खुफिया गठबंधन है, इंटेलिजेंस अलायंस है। और इस संगठन के सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका शामिल है। किसमें, 5 आइज इंटेलिजेंस। ये राष्ट्र अपने साझा राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु जानकारी साझा करते हैं व खुफिया मामलों में एक दूसरे की सहयोग करते हैं। देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका। आगे देखते हैं, भारत OIML प्रमाण पत्र जारी
करता देश बन गया है। OIML क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो अंतर सरकारी संधि संगठन है। इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई थी और यह एक विधिक मापदंड विज्ञान कानून के प्रयोग के लिए वैश्विक मानदंडों का निर्माण करता है और वर्तमान में OIML के सदस्य राष्ट्रों में 64 देश शामिल हैं। तो ये जो भारत है OIML प्रमाण पत्र जारी करता जो है वो 13वां देश है, विश्व का 13वां देश है। भारत टोटल कितने सदस्य संख्या है? 64, जिसमें से भारत 13वां देश है। तो ये OIML से संबंधित कुछ जानकारी। भारत जो है 1956 में 55 में इसकी स्थापना हुई और 56 में भारत इसका सदस्य राष्ट्र बन गया था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 की यदि हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 जो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन जो होता है और इसमें जो ये जो है 10वां संस्करण है। कौन सा है? ये 10वां संस्करण है और इसमें 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। पहले स्थान पर जो है वो कौन है? स्विट्जरलैंड देश जो है वो पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं, यदि भारत की स्थिति देखते हैं तो 56वां जो है भारत का स्थान क्या है? 56वां है। और पहले जो है 2022 में भारत जो है 52वें स्थान पर, इस बार 56 स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जो यदि देखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ देशों की जो रैंकिंग है वो कौन है? सर्वश्रेष्ठ देश जो है स्विट्जरलैंड को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश माना गया है। ये इसका खिताब जो है सर्वश्रेष्ठ देश का स्विट्जरलैंड को दिया गया है और भारत इसमें 30वें स्थान पर है। 30 नंबर पर भारत है और दूसरे नंबर पर कनाडा। पहले में स्विट्जरलैंड, दूसरे में कनाडा और भारत का स्थान जो है वो 30 नंबर पर आता है विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में। आगे देखते हैं GDP के हिसाब से यदि हम देखते हैं विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तो उसमें पहला जो है USA है और भारत का स्थान जो है वो 5वां स्थान है। वार्षिक GDP प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है? भारत की है और भारत 5वां स्थान है किसमें? यदि हम मानते हैं अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग पहले में स्विट्जरलैंड, दूसरे में कनाडा, भारत तीसरे में। और यदि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पहले में USA है और 5वें नंबर पर हमारा देश भारत है। और आगे देखते हैं, जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। अमेरिका राज्य जो अमेरिकी एक राज्य है जॉर्जिया, उसके गवर्नर हैं ब्रायन कैंप। उन्होंने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्जिया जो अमेरिका का एक राज्य है हिंदू विरासत माह घोषित किया किसको? अक्टूबर माह को। अक्टूबर याद रखना है आपको। आगे देखता है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और ये 17वां संस्करण था इसका। और विश्व का जो इसमें आइसलैंड जो है वो पहला जो विश्व का सबसे शांतिप्रिय देश है। कौन सा है? वो वैश्विक शांति सूचकांक में वो आइसलैंड पहला स्थान रखता है। और अगला यदि हम देखते हैं तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो भारत की रैंकिंग 126वां स्थान है। और दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण जो देश है वो कौन सा है? वो भूटान है। तो ये वैश्विक शांति सूचकांक से संबंधित जानकारियाँ थी। इसे एक नोट्स बना ले आप और वहाँ पर आप लिख लें। ये फटाफट रिवीजन के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण है। या आप ईयरफोन लगा के इस वीडियो को चला के आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बहुत ही कम समय में हम समराइज़ करके आपको ये चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं, तो कृपया इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। पूरा शुरू से अंत तक आप इसको ज़रूर देखें और इसको देखने के बाद आप गारंटी है कि RO के एग्ज़ाम में आप 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जो जारी किया गया है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो है पहला देश जो है वो कौन सा है? वो है स्वीडन है और दूसरा डेनमार्क, तीसरा नॉर्वे और भारत का स्थान क्या है? 67 है। सबसे लास्ट पॉइंट पर कौन है? तंजानिया देश जो है वो सबसे लास्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। पहला स्वीडन, दूसरा डेनमार्क, तीसरा नॉर्वे और भारत का स्थान 67वां है और जो सबसे लास्ट देश है वो है तंजानिया। आगे देखते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2023 जो है वो 2015 में वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य जो हैं उनके द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा जो है वो अंगीकृत किया गया था। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो
गोल थे उनको 17 थे, और उसमें जो उनके जो उपलक्ष्य हैं तो वो उसमें 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 2030 तक इनको प्राप्त करना है, तो उसी से संबंधित कुछ सतत विकास रिपोर्ट आई है। तो देखते हैं पहले नंबर पर कौन है। इसमें पहले नंबर पर फिनलैंड है। फिनलैंड को पहला स्थान दिया गया है, और इसमें टोटल 166 देशों के बीच में फिनलैंड को पहला स्थान है। और यदि लास्ट पॉइंट देखते हैं तो चार्ट जो है वो अफ्रीकी देश जो है वो सबसे लास्ट पॉइंट रखता है। भारत का स्थान जो है वो 112वां स्थान है, किसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है वो भारत का 112वां स्थान है। आगे देखते हैं ब्रिक्स देशों में यदि हम रैंकिंग देखते हैं, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें भारत का जो स्थान है तो कौन सा, तीसरा नंबर है। ब्रिक्स देशों में पहला ब्राज़ील, दूसरा रूस और तीसरा जो है वो है भारत, और चौथा चाइना, और पाँचवा जो है दक्षिण अफ्रीका। वैसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत का जो रैंक है वो कौन सा है, चौथा रैंक है। चौथा रैंक है। पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका, और लास्ट में भारत है। तो ब्रिक्स देशों में सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन है, भारत देश है। तो ये इसको सुधार करेंगे आप सॉरी इसके लिए। आगे देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो है वह क्वैकरैली साइमंड्स के द्वारा जो है, क्यूएस का फुल फॉर्म जो है क्वैकरैली साइमंड के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को है ये 20वां संस्करण जो है वो जारी किया गया। विश्व भर में 1498 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ जो है, नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान MIT जो है अमेरिका का लगातार 12वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। किसमें, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर बना हुआ है एशिया में। और क्यूएस रैंकिंग 2024 में भारत के कुल 45 संस्थान को शामिल किया गया है, जिसमें IIT बॉम्बे का स्थान जो है वो 2024 में 149वां रखा गया है। पिछली बार 2023 में इसका स्थान 172 था, इस बार 149 हो गया है। तो ये IIT बॉम्बे फर्स्ट स्थान पर है भारत पर, और समग्र रैंकिंग देखी जाए तो 149वें नंबर पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में, एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में जो सर्वाधिक 117 विश्वविद्यालय हैं, इसमें 75 जो है विश्वविद्यालय भारत के हैं, जो 75 विश्वविद्यालयों के साथ तीसरे स्थान पर शामिल है। तो पहला जो है, पहले रैंकिंग जो है वो सिंघुआ विश्वविद्यालय जो चीन का है, दूसरा जो है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का है, इनको रखा गया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को तीसरा स्थान दिया गया है। इसमें कुल भारत के कितने 4 संस्थानों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से संस्थान हैं, तो पहले नंबर पर जिसका रैंकिंग है भारत में पहला स्थान है, और समग्र रैंकिंग में 48 नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को रखा गया है। और दूसरा जो विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान है वो JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकेडमी मैसूर को 68वें नंबर पर रखा गया, भारत में दूसरे नंबर पर है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी हमारे जो है विश्वविद्यालय रैंकिंग, एशिया की विश्वविद्यालय रैंकिंग में। अगला पॉइंट देखते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में। तो ये न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के आधार पर जो है वो चिन्हित किया गया है। सभी शहरों की तुलना न्यूयॉर्क से की जाती है। ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो किस शहर को बेस माना जाता है, तो इसमें ये मर्सर के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो है ये न्यूयॉर्क शहर को जो है बेस प्लेस माना जाता है। और इसमें हांगकांग को जो है वो नंबर 1 रैंकिंग में रखा गया है। सबसे महंगा शहर जो है हांगकांग है, दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। अगला पॉइंट देखते हैं मुंबई को भारतीय जो 7 शहरों में रैंकिंग दी गई है, तो मुंबई को प्रथम स्थान दिया गया है। मुंबई जो है सबसे महंगा जो है वो देश है, वो शहर है रहने के हिसाब से। आगे देखते हैं वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग, एक रिपोर्ट जो है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग जो है निकाली गई है। ये 30 नवंबर को 2023 को EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार सिंगापुर और ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है में रहने के लिए जो विश्व के सबसे महंगे शहर हैं। कौन से, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग में सिंगापुर और ज्यूरिख को रखा गया है। और जबकि यदि हम रैंकिंग कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग समग्र में देखते हैं तो उसमें हमारा जो शहर है हांगकांग
वो सबसे महंगा है। और दमिश्क को विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023। तो वियना जो है वो दूसरे वर्ष जो है शीर्ष स्थान पर अपने आप को बनाया है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में। और इसमें जो है वो दमिश्क को, जो सीरिया की राजधानी है, उसको लास्ट पॉइंट पर रखा गया है। और दिल्ली जो है भारत का शहर है, इसको पहले जो समग्र रैंकिंग जो है वो 141 है, और जो भारत में है वो पहला स्थान पर दिल्ली और मुंबई को संयुक्त रूप से रखा गया है। अंतिम जो है दमिश्क है, शीर्ष पर गया है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगले देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023। इसमें 17वीं जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जो है वो जारी की गई है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया गया है। और ये कब से जारी किया जाता है? ये 2006 से जो है वो लगातार जारी किया जा रहा है। इसमें जो पहला स्थान है वो आइसलैंड को रखा गया है, और इसमें सबसे लास्ट पॉइंट पर अल्जीरिया है 146 में अफगानिस्तान, और भारत का स्थान जो है वो 127 स्थान पर भारत है। पहले भारत 135वें स्थान पर था, इस बार 127वां स्थान है। अगला देखते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023। तो इसको पूरा वीडियो ज़रूर आप देखें, बीच में स्किप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं, ये थोड़ा बोरिंग है, रैंकिंग जो है वो आप कभी एक पेज में लिख लें और फटाफट उसको रिवीजन आप करते रहें। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 जो है वो 1989 से लगातार प्रकाशित किया जाता है। और यदि इस बार जो देखें तो 35वां जो संस्करण है, और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये किया जाता है। आगे इससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं। इसमें पहले नंबर पर डेनमार्क को रखा गया है, और लास्ट जो है जो अंतिम समग्र रैंकिंग में है वेनेजुएला को लास्ट रैंकिंग रखी गई है। और भारत को जो है वो 3 स्थानों की गिरावट दर्ज करते हुए पहले क्या था? वो पहले था, अब क्या है? 40वें स्थान पर है। पहले क्या था? वो स्थान की जो गिरावट हुई है वो पहले 37 था, अब 40 हो गया है। एशिया प्रशांत में कुल 14 देशों में भारत की जो रैंकिंग वो 12वीं है। अपेक जो एशिया पैसिफिक जो देश है उसमें 12वां स्थान है, और उस तरह 40वां स्थान है समग्र रूप में। सीरिया की बात करते हैं, अरब लीग में पूरा शामिल हो गया है। कौन सा? सीरिया जो है अरब लीग में शामिल हो गया है। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ? जेद्दा सऊदी अरब में हुआ है। जेद्दा सऊदी अरब में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन जो हुआ है, जेद्दा घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है इसमें। और इसमें 2011 में अरब लीग से निलंबित होने के बाद वर्ष 2023 में पहली बार जो है सीरिया को इस सम्मेलन में शामिल किया गया है। तो सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल हो गया है। आगे देखते हैं ऑपरेशन करुणा जो है मोचा चक्रवात एक आया था जो उन आपदा की स्थिति से राहत सामग्री द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया था। मोचा चक्रवात से निपटने के लिए ऑपरेशन करुणा। तो म्यांमार में जो अभी चक्रवात उसी से संबंधित ये है। आगे देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। तो 2023 के सूचकांक में नॉर्वे को 7वीं बार प्रथम स्थान दिया गया है। किसको? नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है, और उत्तर कोरिया को है जो सबसे लास्ट स्थान दिया गया है। और भारत को 161वां स्थान प्रदान किया गया। पहले 150वें स्थान पर था भारत, अब इस बार 161वां स्थान प्रदान किया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। आगे देखते हैं वैश्विक दासता सूचकांक जो है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जो है जारी किया जाता है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023। और इसमें यदि हम बात करते हैं तो सूचकांक में जो स्विट्जरलैंड है वो सबसे लास्ट पोजीशन पर दासता में, मतलब सबसे फ्री हैंड जो है वो है स्विट्जरलैंड। दासता सूचकांक जो है सबसे पहले नंबर पर इसमें उत्तर कोरिया को रखा गया है, सबसे लास्ट पॉइंट पे स्विट्जरलैंड को रखा गया है, और भारत को जो है वो 6वें नंबर पर रखा गया है। तो ये वैश्विक दासता सूचकांक रिपोर्ट का हमने अध्ययन किया। आगे देखते हैं विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे जो हैं उसमें कौन कौन से हैं। तो कुल यात्री आवागमन के मामले में USA का अटलांटा जो GA
हवाई अड्डा है वो शीर्ष पर रहा है। और भारत का जो इंदिरा गांधी, दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो 9वें स्थान पर रहा है विश्व के 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में। अगला पॉइंट कह रहा है वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023। तो वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर चाइना को रखा गया है और भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। आगे देखते हैं शीर्ष यदि उत्सर्जक अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो है वो चाइना में होता है, दूसरा अमेरिका में और तीसरा भारत में CO2 उत्सर्जन अर्थव्यवस्थाएं हैं विद्युत के क्षेत्र में। अगला पॉइंट कह रहा है टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह जो रिपोर्ट है टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 23 में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वार्षिक सूची जारी की गई है। इस सूची का यह 20वां संस्करण है। तो कलाकार श्रेणी में कुल 19 व्यक्तियों को शामिल किया गया है और प्रवर्तन श्रेणी में जो है वो किलियन एम्बापे तथा एगा स्विटेक को शामिल किया गया है। असाधारण व्यक्तियों में एलन मस्क हैं, लियोन मेसी हैं आदि व्यक्तियों को शामिल किया गया है। नेताओं में 20 लोगों को शामिल किया गया है और आइकन श्रेणी में 15 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के शाहरुख खान को आइकन श्रेणी में शामिल किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्गदर्शक श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक जो है SS राजमौली को शामिल किया गया है। तो शाहरुख खान आइकन श्रेणी में और निर्देशक मार्गदर्शन श्रेणी में, पायनियर श्रेणी में SS राजमौली, ये आपको याद रखना है। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। 31 देश हो गए हैं किसमें, नाटो में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन और ये इसमें 31वां जो देश है वो कौन सा है, फिनलैंड है। आगे देखते हैं इसको जो नाटो है इस संधि को क्या कहा जाता है, नाटो को वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी जो है वहाँ पर नाटो का मुख्यालय में अमेरिका को अटलांटिक संधि में अंगीकारण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा जानकारी थी। फिनलैंड जो नाटो का 31वां सदस्य देश हो गया है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 की यदि हम बात करते हैं तो जो 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी, तो ये उसका 11वां संस्करण है और इसमें प्रसन्नता सूचकांक में जो है 137 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे में डेनमार्क है और यदि सबसे दुखी देश है सियरा लियोन है और भारत को 126वें रैंक दी गई है। पिछली बार 136वीं रैंक थी, इस बार 126वीं रैंक है। 10 अंकों का बढ़त भारत के द्वारा हासिल की गई है। यदि लद्दाख एवं मयूरभंज जो है वो टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल हो गए हैं। 2023 की एक सूची आई है, महान स्थानों की सूची है टाइम पत्रिका की, उसमें 50 महानतम स्थानों में भारत का लद्दाख एवं मयूरभंज को शामिल कर लिया गया। तो देखते हैं आगे इससे संबंधित कुछ जानकारी क्या है, कौन है, लद्दाख और मयूरभंज। तो मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा का एक जिला है और जो मुख्यतः विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है मयूरभंज के बारे में। और आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। तो इसमें इस्लामिक स्टेट IS को 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे जो है घातक आतंकी समूह माना गया है IS को, इस्लामिक स्टेट को। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है, 10वां संस्करण है। इसमें सबसे पहले नंबर पर अफगानिस्तान को रखा गया है और इसमें यदि हम भारत की बात करते हैं तो 13वां जो है वो 13वां जो है स्थान है भारत का। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2022 जो रिपोर्ट है उसमें देखते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा जर्मनी जो है वो सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश है। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे में रूस, तीसरे में फ्रांस, चौथे में चीन और 5वें में जर्मनी है। और यदि विश्व 5 जो सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों की बात करते हैं तो उसमें क्रमशः भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन को शामिल किया गया है। तो ये कुछ जानकारियाँ जो हैं वो शस्त्र से संबंधित जानकारियां हैं और शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां जो हैं
उसमें यदि भारत की बात करते हैं तो शस्त्रों का सबसे बड़ा जो आयातक देश है वो है भारत, और रूस जो है शस्त्रों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। तो ये कुछ रिपोर्ट से संबंधित जानकारियाँ। आगे 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 वो प्रदान किया गया है। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कौन से ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं? अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यांग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन सा है? जेनेट यांग जो है अमेरिकी फिल्म निर्माता है जेनेट यांग, वो इसकी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की इस समय अध्यक्ष है। अकादमी का पुरस्कार जो है बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में स्थित है। इसका अकादमी का जो मुख्यालय है जो बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, वहाँ पर स्थित है। तो इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में 95वां जो अकादमी पुरस्कार है उनकी घोषणा की गई है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में स्थित जगह डॉल्बी थिएटर, वहाँ पर ये प्रदान किए गए हैं। और 95वें ऑस्कर पुरस्कारों हेतु सर्वाधिक 11 जो पुरस्कार दिए गए हैं फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए प्रदान किए गए हैं। मलेशियाई जो महिला अभिनेत्री हैं मिशेल योह को जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो ब्रेंडन फ्रेजर को ये प्रदान किया गया है। और आगे देखते हैं कार्तिकी गोसाल्वेल द्वारा निर्देशित जो एलिफेंट विस्पर्स जो है वो सबसे डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जो है वो भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण था, जब कार्तिकी गोसाल्वेल्स द्वारा निर्देशित एक फिल्म जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स, तो ये शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट फिल्म है, इसको प्रदान किया गया वहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार। और तमिल भाषा में ये जो है ये फुल फिल्म जो है वो किस भाषा की है? तमिल भाषा की है। और आगे देखते हैं तो इसी से संबंधित एस राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म जो है जिसका नाम है RRR RRR का एक गाना जो है नाटू नाटू, उसको सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाटू नाटू संगीतकार जो हैं इसके कौन है? MM कीरावनी जो है वो है संगीतकार, और गीतकार जो हैं चंद्र बोस हैं। इन्होंने जाकर अपना जो है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया। और इस गीत के जो गायक हैं उनका नाम है राहुल सिमलीगंज और काल भैरव। तो ये ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। आगे देखते हैं लेगाटम समृद्धि सूचकांक। लेगाटम समृद्धि सूचकांक जो है 2023, तो ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। 167 देशों की इसमें सूची दी गई है और 16वां ये संस्करण है। तो इसके बारे में यदि बात करते हैं तो डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, और दक्षिण सूडान को जो है वो अंतिम स्थान पर रखा गया है। भारत को 103वां जो है स्थान प्रदान किया गया है। कौन सा? लेगाटम सूचकांक में। तो आगे देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में यदि हम रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें भारत को जो है 131वां जो है 131वां स्थान प्रदान किया गया है। और सिंगापुर को विश्व के सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। किसको? सिंगापुर को। और भारत को 131वां स्थान प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। क्यों? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक ये संयुक्त पहल है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, इसमें भारत को शामिल कर लिया गया है। तो इस समय जो है इसके 55 सदस्य देश हैं AIM4C के, तो इसमें भारत को शामिल कर लिया गया है। आगे देखते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को पहला स्थान प्रदान किया गया है, और भारत को जो है वो 42वां स्थान प्रदान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहला, भारत जो है वो 42वां स्थान रखता है। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये है 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका सचिवालय जो है बर्लिन जर्मनी में है, वो प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है CPI, जिसका नाम है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। तो 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था। इसमें जो पहले नंबर पर है डेनमार्क को रखा गया है, और भारत को 40 अंक के साथ 50वें स्थान पर रखा गया। सबसे जो भ्रष्ट देश है वो है दक्षिण सूडान। आगे देखते हैं भारत का स्थान 50वां है। आगे देखते हैं भारत वासेनार अर्थव्यवस्था का अध्यक्ष बन गया है। वासेनार नाम जो है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया गया है। वासेनार
वासेनार कहाँ से संबंध है? द हेग, जो नीदरलैंड के एक उपनगर है, वहाँ से लिया गया है। और यह समझौता 1995 हस्तांतरित हुआ था और इसमें जो इस व्यवस्था को औपचारिक शुरुआत है वो 96 में हुई थी और जो भारत है वो 2017 में इसमें शामिल हो गया था और इसमें अभी तक 42 सदस्य हैं। चीन जो है इसका सदस्य नहीं है, तो इसका जो कार्यकाल है वो 1 साल का है और अध्यक्ष के रूप में भारत को नामित किया गया है। वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष भारत को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पहला जो स्थान है वो स्विट्जरलैंड को प्रदान किया गया है और जो लास्ट पॉइंट है जो भारत है उसको जो है वो क्षेत्रीय रैंक 9वीं है और वैश्विक रैंक जो है वो 109वीं रखी गई है। तो ये देखना है थोड़ा सा कि भारत का रैंक क्या है, 109 है। पहले नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 की बात करते हैं तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड को रखा गया है और दूसरे नंबर पर सिंगापुर को रखा गया है, तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा डेनमार्क और पांचवा नीदरलैंड को रखा गया है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में। और यदि हम भारत की बात करते हैं तो 103 नंबर पर रखा गया है, भारत की स्थिति है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 की यदि हम बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में पहले नंबर पर डेनमार्क को रखा गया है और यदि भारत की बात करते हैं तो भारत को 79 जो स्थान है वो दिया गया है। तो कृपया आप सभी से हम एक बार फिर अपील करते हैं कि यदि अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आपको RO के एग्जाम में या PCS के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो कृपया इतना करके ही आप जाएँ। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 की बात करते हैं तो 142 देशों को शामिल किया गया है और इंडोनेशिया जो है सर्वाधिक उदार देश में शामिल किया गया है। भारत को जो है 43 स्थान प्रदान किया गया है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 से संबंधित। तो कृपया ये जो सेशन है वो ख़त्म होता है और अंत में हम एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस तरह का सेशन जो हम लेकर आगे भी आते रहेंगे, तो कृपया हमारा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।